समझते हैं कि कौन है ये क्रिस्टी नोएम और इन्हें क्यों रेजिग्नेशन देना पड़ा। क्रिस्टी नोएम सेक्रेटरी थी डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की। ये एक होम मिनिस्टर के बराबर का पद है, क्योंकि आप इंटरनल आंतरिक मामलों पर या इंटरनल मैटर्स पे आप देखते हैं। इन्होंने पावर के मद में, पावर के इसमें आकर नशे में चूर होकर पहले तो जो इनका जो एजेंडा है इमिग्रेशन का, कि जो वहाँ के लोग नहीं हैं उनको निकाला जाएगा, तो आइस एजेंट्स की मदद से निकाला गया। अब आइस एजेंट्स कौन है? समझिए कि कस्टम्स के लोग हैं बेसिकली। ये वैसे हो गए जैसे कि बीएसएफ के लोग हैं। अब बीएसएफ के लोग जो हैं इंटरनल मैटर्स में ध्यान नहीं देते, इनका काम है बॉर्डर प्रोटेक्शन का। तो बॉर्डर पेट्रोल और आइस एजेंट्स की मदद से इन्होंने लोगों को निकालना शुरू किया। कौन थे वो लोग? ये लोग वैसे थे जो कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे रहते हैं, जैसे मैक्सिकन्स हो गए, लैटिन अमेरिकन्स हो गए। इसमें कई सारे इंडियंस को भी भुगतना पड़ता है जिन्हें फोर्सफुली निकाला गया। अब इनका जब यहाँ पर मिशन ख़त्म नहीं होता है तो ये ऐसे अमेरिकन्स को भी निकालने लगे जो वहाँ बॉन्ड थे। अब यहाँ पर इनका मिशन रुकता नहीं है, तो वैसे लोगों को भी निकालने लगे जिन्होंने यूएस मिलिट्री में सर्व किया है, मिलिट्री सर्विसेज में। कई सारे लोगों को फोर्सफुली निकाला गया। तो जब बच्चे स्कूल गए थे तो मदर को किडनैप करके कंट्री से बाहर भेज दिया गया या डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। जब वाइफ कहीं गई थी, हॉस्पिटल में गई थी या कहीं दूसरी जगह गई थी, उनको किडनैप करके डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया गया। इन डिटेंशन सेंटर्स में आपको कई बार पता नहीं चलता है कि आप गए कहाँ और कितने दिन के लिए गायब हो गए। तो 3 दिन से लेके 12 दिन के लिए आप गायब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर शुरुआत होती है प्रोटेस्ट की, जिसमें अमेरिकन्स प्रोटेस्ट करते हैं, ब्लैक्स प्रोटेस्ट करते हैं और लैटिन अमेरिकन्स प्रोटेस्ट करते हैं, इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। इसमें जो भी अरेस्ट हुआ उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, और डिटेंशन सेंटर में डालने के बाद फिर ये कहाँ गए और कब तक गए वो पता नहीं चला। इसमें 2 मर्डर भी हुए, जिन दोनों मर्डर में क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ये डोमेस्टिक टेररिस्ट थे, इनके पास या तो गन्स थे या अटैक करने की कोशिश कर रहे थे पुलिस को और आइस एजेंट्स को, जिसको खारिज किया वहाँ के लोगों ने, वहाँ के विटनेसेस ने और वहाँ की पुलिस ने। इसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और क्रिस्टी नोएम यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में हो गया झगड़ा शुरू, और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आइस एजेंट्स आते हैं तो हम इनको अरेस्ट करेंगे। तो इस कदर तक मामला जो है बिगड़ने लगा। और उसके बाद अभी जब एक टेस्टिमोनियल सेटअप होती है जिसमें कि इनसे पूछा जाता है कि आपने $220 मिलियन जो खर्चा किया इस ऐड पे, क्यों खर्चा किया, इसको किसने अप्रूव किया था, और उन्होंने गलती से बोलते बोलते ले लिया नाम ट्रंप का। अब ये 220 मिलियन क्यों था? ये 220 मिलियन ऐड था बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ तक तो समझ में आती कि बात ठीक है, $220 मिलियन का था। बट इसमें जहाँ तक समझ में आती कि शायद 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर से ही कोट लिया गया था, जो कि एसेंशियली उनकी पार्टी को से रिलेटेड थे या फंड कर रहे थे। इसमें जिस पार्टी को अवार्ड मिलता है, जो मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो 8 दिन पहले ही सेटअप की गई है। और जब उनसे पूछा गया कि आपको पता है कि इसका एड्रेस क्या है, तो उनको एड्रेस भी पता नहीं था। वो एक घर से चल रही थी कंपनी, 8 दिन पहले किया गया सेटअप, और जिसको मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और उसके बाद ये एक घर से चल रहा था, एक कमर्शियल बिल्डिंग से नहीं चल रही थी। और इस ऐड की मज़ेदार घटना ये है कि क्रिस्टी नोएम खुद इसमें ऐड में अपीयर होती है एक घोड़े के ऊपर काउबॉय के रूप में, ये दिखाने के लिए कि हम अमेरिका को अगेन इम्पॉर्टेंट और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं रहेंगे। इस लगभग 6 से 8 महीने के दौरान और ओवरऑल एक साल के दौरान बहुत ही अत्याचार हुआ, बहुत ही लोग गायब हुए, बहुत लोग फोर्सफुली पहुंचा दिए गए। ऐसे लोग भी बाहर पहुंचा दिए गए जो अमेरिका में बॉन्ड थे। तो इनकी डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप हैज़ चेंज्ड, है ना। इनकी सिटीजनशिप है कि अगर आप अमेरिका में बॉन्ड हैं तो आप सिटीज़न नहीं हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स इलीगल थे तो भी आप इलीगल इमिग्रेंट हैं। अगर आप H1B पे काम करते हैं और आप इंडिया वापस आते हैं तो भी आपको एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है वाइल यू हैव अ वैलिड H1B वीज़ा, क्योंकि आपने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बोला गया है। इसके लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाएगा। अगर उनको शक होता है तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि शायद इंडियंस ही शायद इसके शिकार हुए, ऐसा नहीं है। इसमें शिकार ऑस्ट्रेलियंस भी हुए, जर्मन्स हुए, दूसरे नेशनल्स भी हुए, जहाँ तक हमें मीडिया में पढ़ने या समझ में आया। तो इसका मतलब वाइट्स भी जो है इसका शिकार होने लगे। जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रिटिशर्स को पहले जो है अलाउड था, दे कुड हैव गॉन एंड वर्क देयर,
जैसे कि अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर सकते थे, वो फैसिलिटी हमारे ब्रिटिशर्स के लिए ख़त्म कर दी गई। अब उनको भी H1B के रूट से आना है। तो इवन इफ़ यू आर फ्रॉम एन यूरोपियन नेशन, आपको फ्री में वीज़ा जो है नहीं मिलता, मतलब आपको परमिशन लेकर ही जाना पड़ेगा। तो अत्याचार का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, पावर का नशा बढ़ता जा रहा था, पावर का गुरूर बढ़ता जा रहा था, और ऊट पटांग अब अपने ही लोगों को, सिटीजन्स को ये लोग टेररिस्ट करार देने लगे थे, जो कि लैटिन अमेरिकन या इमिग्रेंट्स पे होते हुए अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कभी भी गोली चल रही थी, कभी भी किडनैपिंग्स हो रही थी, कहीं से भी किसी को उठाया जा रहा था, फैमिलीज टूट रही थी, और कई बार तो बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया गया, और बच्चों के डिटेंशन, मतलब स्कूल्स में भी कई बार वहाँ पर आसपास अरेस्ट किया गया। तो गंदगी बढ़ती हुई फाइनली क्रिस्टी नोएम को डिमोट किया गया, यहाँ से हटना पड़ा। ट्रंप ने हटाया, लेकिन 1 साल के पागलपन के बाद ये चाहते तो पहले भी हटा सकते थे, चाहते तो इस अत्याचार को रोका जा सकता था, और इतनी जो पेन लोगों ने सहे उसको रोका जा सकता था। इसमें तो कुछ लोगों ने ऐसे पेन सहे कि उस कंट्री में कभी पैदा ही नहीं हुए, पैदा हुए अमेरिका में, लेकिन इनको जो है निकारागुआ भेज दिया गया, या इनको जो है किसी अफ्रीकन कंट्रीज में भेज दिया, जस्ट बिकॉज वो अफ्रीकन दिखते थे। एक ऐसी भी घटना समझ में आई जहाँ पर इन्होंने फादर को ही अरेस्ट कर लिया बहुत देर तक, क्योंकि फादर जो है, पादरी जो है, वो चर्च से आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पीसफुल अरेस्ट होने चाहिए और लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ केसेस हुए जहाँ से लोगों को उठाया गया और सीधे भेज दिया गया। और एक को तो ये भी बोला गया है कि आप वाइट हो इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है, अगर आप ब्लैक होते तो आपको पता नहीं कि आपका हश्र क्या होता। कहीं भी गन्स पुल आउट हो रहे थे, स्प्रे मतलब पेपर स्प्रेज जो है वो हो रहे थे। लोगों ने इसका बदला लेना शुरू किया। कैसे किया? तो रात भर जिस होटल में आइस एजेंट्स रुकते थे, वहाँ पर घंटी, ड्रम्स और बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर रात भर इनको सोने नहीं दिया जाता था। इसके बाद वो लोग जो इसके जो चीफ थे, उनको भी, एक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट उनको भी लोग चेस करना शुरू करते हैं। और मर्डर के बाद, मतलब गैस स्टेशन पे पकड़ लिया लोगों ने, इसको धरना शुरू किया। और उसके बाद जब मर्डर हो जाता है सेकेंड अमेरिकन वाइट सिटीजन का, शी इज़ अ फीमेल, शी वाज नॉट ट्राइंग टू अटैक, इज़ व्हाट वी सी फ्रॉम ऑल द वीडियोज़ अराउंड। तो फिर फाइनली उनको भी डिमोट किया जाता है, और वो भी बहुत एग्रेसिव, बहुत ही घिनौना बंदा था, जिसको फाइनली रिमोट किया गया। मगर इतनी गंदगी के बाद तो क्रिस्टी नोएम गई। इससे ये पता चलता है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ नहीं काम कर रही हैं, क्योंकि जब आपको अपने ही पर्सन को, अपने ही मिनिस्टर को हटाना पड़े, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी। ठीक, अब एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स हैं, एक तरफ DHS का क्राइम है, और एक तरफ ईरान पर बिना प्लानिंग की हुई अटैक है। और मैं नहीं बोल रहा, ये इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन द इकोनॉमिस्ट, कि ये एक ऐसी वॉर है जो कि अनप्लान्ड है, बिना स्ट्रैटेजी के। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी के लिए क्रिस्टी नोएम की गंदगी ख़त्म हुई।